हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस का टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स, जो हमारे एनसीईआरटी पेज नंबर 135 से 139 को कवर करेगा। लास्ट वीडियो में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की बात की थी और हमें पता चला कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जो गेमीट्स के थ्रू होता है। प्लांट्स में भी मेल और फीमेल गेमीट्स होते हैं। वैसे ही ह्यूमन बींग्स, हमें सारे एनिमल्स के बारे में नहीं करना है, हमारा मेन फोकस है ह्यूमन बींग्स पे। वैसे ही ह्यूमन बींग्स में भी मेल गेमीट और फीमेल गेमीट होते हैं। मेल गेमीट्स को हम स्पर्म बोलते हैं और फीमेल गेमीट को हम एग बोलते हैं, जो हम ऑलरेडी पहले की वीडियोस में कर चुके हैं। तो इस चैप्टर में, इस टॉपिक में मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा डायग्राम्स दिखाऊंगी जो आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी लाएगा, जो आपको इजिली समझाएगा कि बेसिकली है क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स में। वो डायग्राम्स जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी, आप वो डायग्राम्स एग्जाम में नहीं बनाओगे। एग्जाम में डायग्राम्स वही बनेंगे जो एनसीईआरटी में गिवन है, आप वही डायग्राम्स बनाओगे, या एग्जाम में लेबलिंग के लिए आते हैं तो भी वही आएंगे। एनसीईआरटी इज मस्ट। तो कहाँ पे क्या लिखा है, कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, उसको साथ साथ अंडरलाइन करते जाना और डायग्राम से इस कॉन्सेप्ट को कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग में होता कैसे है वो समझ लो। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 135। दिस इज रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स, या आप 8th क्लास में भी ऑलरेडी पढ़ के आए हो। अगर मैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स की बात करूं, तो ह्यूमन बीइंग्स जब उनका बर्थ होता है तो वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। आपने सेक्स डिटर्मिनेशन, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के चैप्टर में किया था। अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम है तो फीमेल होगी, अगर एक्स वाई क्रोमोसोम है तो मेल होगा। तो अगर बॉय हो या गर्ल हो, इन एट अराउंड 10 और 12 ईयर्स ऑफ एज, 10 to 12 ईयर्स ऑफ एज, जब टीनेज होती है, तो उस टाइम पे बॉडी में कुछ ऐसे हॉर्मोन्स रिलीज होने लगते हैं जिससे बॉडी सेक्सुअली एक्टिव हो जाती है। उससे पहले बॉडी सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं है। एट द एज ऑफ 10 to 12, मेल हो या फीमेल हो, उनकी बॉडी में कुछ हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। जब बॉडी सेक्सुअली एक्टिव मानी जाती है, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव मानी जाती है, उस टाइम पे मेल्स के अंदर, बॉयज के अंदर स्पर्म्स बनने स्टार्ट होते हैं और गर्ल्स में ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाता है। एग जो है वो डेवलप होता है, वो मेच्योर होता है और वो ओवरी से बाहर ओव्यूलेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ओवरी से बाहर आना शुरू हो जाता है। पढ़ेंगे कि ये क्या चीज मैं बोल रही हूँ। बेसिकली मेनली क्या होता है कि इस एज में जब हार्मोन सिक्रीट होते हैं और सेक्सुअली एक्टिव हो जाता है चाइल्ड, उस टाइम पे बहुत सारे चेंजेस होते हैं बॉडी में, लाइक आर्मपिट्स में और इन द जेनाइटल एरिया, ग्रोइंग ऑफ हेयर, thick hair growth. Thinner hair also appear on legs and arms and on the face. Skin frequently become oily and we might begin to develop pimples. We begin to be conscious and aware of both of our bodies and those of other in new ways. क्या क्या नए नए चेंजेस आते हैं वो हम सब ने एक्सपीरियंस किया हुआ है। नेक्स्ट थिंग इज, बॉयज और गर्ल्स में कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो कॉमन है, जैसे कि हम जिसकी अभी हमने बात की है, और कुछ चेंजेस डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे गर्ल्स के अंदर ब्रेस्ट साइज बिगिंस टू इंक्रीज, स्किन, निपल्स के अराउंड स्किन डार्क होने लगती है। गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है, करेंगे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल। बॉयज में न्यू थिक हेयर ग्रोथ होती है ऑन द फेस एंड देयर वॉइस बिगिन टू क्रैक। पेनिस occasionally begin to become enlarged and erect, either in daydreams or at night. So these are some of the changes जो आपको करने हैं, right? नेक्स्ट आता है हमारा मेल और फीमेल बॉडी के अंदर जो ये स्पर्म्स, इन हॉर्मोन्स की वजह से गैमीट्स बनने स्टार्ट होते हैं। मेल गैमीट को बोलते हैं स्पर्म और फीमेल गैमीट को बोलते हैं हम एग सेल। ये जो स्पर्म्स और एग बनना स्टार्ट होता है, फीमेल में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, वो आप हायर क्लासेस में करोगे, ये मैच्योर होते हैं फीमेल में, बट मेल्स के अंदर बनने ही शुरू होते हैं। उससे पहले मेल बॉडी में कभी स्पर्म्स होते ही नहीं। ये जो जर्म सेल्स हैं वो बनते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फाइन। ये जो पीरियड होता है, जिस पीरियड में बॉडी रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाती है, ये हार्मोन सिक्रीट होते हैं और ये चेंजेस आते हैं, उसे हम बोलते हैं एडोलेसेंस
and puberty. This period during adolescence is called puberty. अब समझो डिटेल में कि होता क्या है मेल और फीमेल ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम। अगर मैं सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करूं, ये आपके बुक में डायग्राम बना हुआ है, ये उसका थोड़ा सा इजी वर्जन है। मेल्स के अंदर 2 टेस्टीज होती हैं। टेस्टीज एक प्राइमरी ऑर्गन है जिसके अंदर स्पर्म्स डेवलप होते हैं, जिसमें स्पर्म्स बनते हैं। सो इट कंसिस्ट ऑफ 2 टेस्टीज। टेस्टीज के साथ टेस्टीज जो है ना, वो एक बैग, पाउच लाइक बैग में प्रेजेंट होती है ये पेयर ऑफ टेस्टीज, जिसे हम बोलते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम का फंक्शन होता है टेस्टीज को बॉडी टेम्परेचर से 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर देना। पेपर में ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्क्रोटम? द फंक्शन ऑफ स्क्रोटम लिख लो, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। द फंक्शन ऑफ स्क्रोटम इज टू प्रोवाइड 2 to 3 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे देखो, in scrotum sperms formation require a lower temperature than the normal body temperature, और ये काम कौन करता है? स्क्रोटम। स्क्रोटम जो है इट प्रोवाइड्स 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर टू टेस्टिस। अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 है तो ये इसको अराउंड 35-36 डिग्री का टेम्परेचर देती है, ताकि इस टेस्टीज में स्पर्म्स डेवलप हो सके, स्पर्म्स बन सके। तो स्पर्म्स जो बनते हैं वो टेस्टीज में बनते हैं, और उसके लिए लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है, और वो लोअर टेम्परेचर स्क्रोटम प्रोवाइड करता है। उसके बाद टेस्टीज में से यहाँ से 2 ट्यूब्स निकलती हैं, एक इस टेस्टीज में से और एक इस टेस्टीज से, और इसे हम क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस। द प्लूरल इज वास डिफरेंस, सिंगुलर इज वासा डिफरेंशिया। ये जो स्पर्म्स टेस्टीज में बने, ये इधर से इस वासा डिफरेंशिया और वास डिफरेंस में एंटर होते हैं, इसमें जाते हैं, इसमें मूव करते हैं, और यहाँ से वो फाइनली, यहाँ से घूमते हुए वो फाइनली एंटर करते हैं इस पार्ट में, वो ज्वाइन करते हैं यूरेटर को। अगर आपको याद हो, सॉरी यूरेथ्रा, अगर आपको याद हो तो हमने किडनी पढ़ा था लाइफ प्रोसेसेस में, जहां से हमने किया था कि 2 ट्यूब्स आती हैं यूरेटर, किडनी में से 2 ट्यूब्स आती है यूरिन को लेके, यूरेटर कहते हैं जिसे, जो यूरिनरी ब्लैडर में आके स्टोर हो जाती है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाती है, मतलब वो यूरिन जो है वो यहाँ पे स्टोर हो जाता है। तो ये जो वासा डिफरेंशिया है ना, ये इस यूरेटर के ऊपर से टर्न करती हुई एंटर होके कहाँ पे ज्वाइन करती है? यूरेथ्रा को। यूरेथ्रा क्या होता है? ब्लैडर से जो ट्यूब निकलती है, जो यूरिन को बॉडी से बाहर निकालती है, उसे यूरेथ्रा बोलते हैं, हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा था। ये वही ट्यूब है यूरेथ्रा। तो वो मेल्स के अंदर फाइनली यूरेथ्रा के साथ जुड़ जाती है। ये जो स्पर्म्स है बेसिकली, वो स्पर्म्स किस में एंटर हो जाते हैं? यूरेथ्रा में। फाइन। यूरेथ्रा जो है वो एक मस्कुलर ऑर्गन में से पास हो रही है, और इस मस्कुलर ऑर्गन को हम बोलते हैं पेनिस। इसकी स्पेलिंग आपको याद रहे तो आप इसको पीनस भी बोलते हैं, इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, बट आप इसको पेनिस बोलो जिससे आपको इसकी स्पेलिंग याद रहेगी। तो वो इस मस्कुलर ऑर्गन में से क्रॉस करती है, जिसे हम बोलते हैं पेनिस। अब हम एक्सक्रीशन की तो बात नहीं कर रहे, हम यूरिन की तो बात नहीं कर रहे, यूरिन भी इसी से पास होता है, और जो ये स्पर्म्स हैं ये भी इसी में से क्रॉस करते हैं, ये भी इसी में से ही पास होते हैं। जब ये स्पर्म्स यहाँ से पास होते हैं, जब ये बॉडी से बाहर निकलते हैं, तो वो स्पर्म्स सिर्फ सेल्स नहीं होते, बल्कि वो एक लिक्विड फ्लूइड में होते हैं, जिसे हम बोलते हैं सीमेन। सीमेन इज स्पर्म्स इन द लिक्विड फ्लूइड, उसे हम बोलते हैं सीमेन। और वो सीमेन कैसे बनता है? विद द हेल्प ऑफ सेमिनल वेसिकल। देयर आर 3 ग्लैंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके यहाँ पे बुक में गिवन है। देयर आर 3 ग्लैंड्स, आपके बुक में सिर्फ 2 ही गिवन है, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल। तो आप इसी को ही ध्यान में रखना, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। यहाँ पे एक और होता है वैसे, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। सो सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, ये 2 ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड्स क्या होते हैं? जो किसी चीज की एक्सक्रीशन करते हैं, जो किसी चीज को एक्सक्रीट करते हैं। तो ये ग्लैंड्स एक लिक्विड फ्लूइड सिक्रीट करते हैं जो स्पर्म्स में ऐड हो जाता है, और स्पर्म्स को न्यूट्रिशन देता है।
जिससे वो स्पर्म्स में मोटिलिटी आती है। प्लस इसका एक काम और होता है, स्पेशली प्रोस्टेट ग्लैंड का, ये एक एल्कलाइन मीडियम सिक्रीट करता है, एक एल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करता है, जो इस ट्यूब को, यूरेथ्रा को न्यूट्रलाइज करता है। मतलब इसी यूरेथ्रा में से यूरिन पास हो रहा है, और यूरिन होता है एसिडिक नेचर का। अगर स्पर्म्स इस ट्यूब में एसिडिक मीडियम में आ जाएंगे तो स्पर्म्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। इसलिए प्रोस्टेट ग्लैंड टाइम टू टाइम एक एल्कलाइन मीडियम सिक्रीट करता है इन द यूरेथ्रा, जो इस एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज कर देता है। और उसके बाद जो स्पर्म्स हैं वो इस न्यूट्रल मीडियम के अंदर एंटर होते हैं और डिस्ट्रॉय नहीं होते। तो ये स्पर्म्स यहाँ से बॉडी से बाहर चले जाते हैं। ये जो पेनिस है ये हेल्प करता है स्पर्म्स को बाहर भेजने में, नॉट एक्चुअली द स्पर्म बट द सीमेन, ठीक है, जो लिक्विड न्यूट्रिशन के साथ सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट से आ रहा है। तो ये जो मसल्स होती है ये हार्ड हो जाती हैं, और उस हार्डनेस की वजह से जो स्पर्म सीमेन है वो बॉडी से बाहर इजेक्यूलेट होता है, इरेक्शन होता है। सो दिस इज अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। फीमेल में देयर आर 2 ओवरीज, जिसके अंदर फीमेल गैमीट होगा, एग सेल बनेंगे। फाइन, देयर आर 2 ओवरीज। इस ओवरी के बाहर देयर इज अ ट्यूब कॉल्ड ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब, कुछ भी बोल सकते हो, ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब। दिस पार्ट इज कॉल्ड यूट्रस। यूट्रस जिसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। This region is called cervix, a constricted part. This is called cervix. Cervix से नीचे there is a tube called vagina. So this is the female reproductive parts. ये मेल से obviously ज़्यादा easy है, but अब इसकी वर्किंग देखते हैं। ओवरी जो है उसमें एग है, ठीक है, और ये एग यहाँ से बाहर निकल के फेलोपियन ट्यूब में एंटर होता है। ये ओवरी के साथ फिलोपियन ट्यूब अटैच्ड नहीं होती, ये सिर्फ उस दिन इसके साथ अटैच्ड होती है जिस दिन ये ओवरी से एग निकलता है। ये एग यहाँ से निकल के हमारा फिलोपियन ट्यूब में एंटर होता है, ओविडक्ट में एंटर होता है। ओविडक्ट में जब एग एंटर होता है, अगर उसको स्पर्म्स मिल जाए एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, ड्यूरिंग इंटरकोर्स, sperms enters through the vagina into the cervix, into the uterus and then into the fallopian tube. मोटिलिटी है स्पर्म्स में, सीमेन में। तो ये स्पर्म्स, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स एक साथ एंटर होते हैं फीमेल बॉडी में, और ये स्पर्म्स जाके एग के साथ फ्यूज हो जाते हैं। एक स्पर्म ही सिर्फ एक एग के साथ फ्यूज होगा, सिर्फ एक से ज्यादा नहीं हो सकते। या आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि कैसे एग जो है वो रोक लेता है कि अब कोई स्पर्म नहीं आएगा। तो कोई भी एक स्पर्म इस एग के साथ फ्यूज हो जाएगा फेलोपियन ट्यूब में, और जो फर्टिलाइज्ड एग है वो यूट्रस में आएगा। और जरूरी नहीं है कि बॉडी को स्पर्म मिल जाए, अगर स्पर्म नहीं मिलता तो अनफर्टिलाइज्ड एग यूट्रस में आएगा। एग फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस में आएगा ही। यूट्रस को नहीं पता कि जो एग आया वो फर्टिलाइज्ड होगा या वो अनफर्टिलाइज्ड होगा, इसलिए वो अपने आप को रेडी कर लेता है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स बना लेता है कि अगर फर्टिलाइज्ड एग आया तो मुझे उसको न्यूट्रिशन देना है, ठीक है। तो इसलिए इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती है। सो दिस इज अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब इसको डिटेल में समझने के लिए, विच इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज बेसिकली यहाँ से एग निकलता है, फिलोपियन ट्यूब में एंटर हुआ, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। ये याद रखना, ये जो प्रोसेस होता है ना एग के बाहर निकलने का, इसे बोलते हैं ओव्यूलेशन। जब स्पर्म एग के साथ फ्यूज होता है, इसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। दिस इज ओव्यूलेशन एंड दिस इज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। देन ये देखो, ये एग निकला, एग के साथ स्पर्म फ्यूज हुआ, ये फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस में जाता है और यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है, इसे हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, इम्प्लांट हो जाना। इम्प्लांट होते ही ना ये जितनी भी ब्लड वेसल्स है ये इसको कवर कर लेंगी। कवर करने के बाद एक डिस्क शेप ऑर्गन बनेगी जिसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा। दिस इज कॉल्ड प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा से एक ट्यूब निकलेगी विच इज कॉल्ड एम्बिकल कॉर्ड।
जो बेबी के साथ कनेक्ट होगी, जिससे मदर की बॉडी से एंटीबॉडीज और न्यूट्रिशन बेबी को मिलेगा, और बेबी का एक्सक्रीशन मतलब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, वेस्ट मटेरियल यहाँ से मदर में आ जाएगा। फाइन। सो दिस इज हाउ इट डेवलप्स, ऐसे वो डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट इज, ये तो तब हुआ जब एग फर्टिलाइज हो गया और फर्टिलाइज्ड एग यहाँ पे पहुंचा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारा एग्जाम्स में पूछते हैं, विच इज, अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता, व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज। ठीक है, अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता तो क्या होगा? तो होगा रिप्रोडक्टिव मेंस्ट्रुअल साइकिल। फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में 28 डेज की होती है। ये है 28 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्स्ट 5 डेज जो होते हैं ना फीमेल बॉडी में, मैंने आपको बताया ये यूट्रस में बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं। अगर एग फर्टिलाइज होके नहीं आता ना यूट्रस में, तो ये ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाती है और इन द फॉर्म ऑफ ब्लड जो यूट्रस है उसमें से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, वेजाइना से ब्लड बाहर आता है। तो फर्स्ट 5 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल के वो माने जाते हैं जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मेंस्ट्रुएशन होता है, ब्लीडिंग होती है। देन 6 to 10th डे जो होता है उसमें फिर से यूट्रस में ब्लड वेसल्स बनने लगती हैं। उसे नहीं पता, हो सकता है नेक्स्ट 28 डेज के बाद नेक्स्ट जो मंथ होगा उसके अंदर स्पर्म मिल जाए, फर्टिलाइज्ड एग मिल जाए, तो वो फिर से ब्लड वेसल्स को डेवलप करने लगता है। देन 11th to 18th डे जो होता है, इस टाइम पे ओव्यूलेशन होता है। एग जो है वो ओवरी से बाहर आता है। ठीक है, इसमें ओव्यूलेशन होता है, एग ओवरी से बाहर आता है। जब एग ओवरी से बाहर आता है, यहां से ये ओवरी से बाहर आता है, दैट इज ओव्यूलेशन। वो 11 to 18 डेज में कभी भी हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली 14th डे, मिड ऑफ द साइकिल, बट कभी भी हो जाता है, किसी भी एक दिन इसमें से मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि वो इनमें से एक दिन होगा। फिलोपियन ट्यूब में एंटर होगा। फिलोपियन ट्यूब के बाद 19th to 28 डेज में यूट्रस जो है वो और ब्लड वेसल्स बनाएगा और वो समझेगा कि जो एग आया वो फर्टिलाइज्ड है कि नहीं है। अगर वो एग फर्टिलाइज्ड नहीं है तो फिर से मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो जाएगी और वो फर्स्ट डे माना जाएगा जिस दिन मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये जो एग इस ओवरी से बाहर आता है वो एक दिन इस फेलोपियन ट्यूब में रहता है 24 आवर्स के लिए। 24 आवर्स में अगर उसको स्पर्म मिलेगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, अदरवाइज वो अनफर्टिलाइज्ड एग ही यूट्रस में एंटर होगा। यूट्रस में फर्टिलाइजेशन नहीं होती, ये याद रखना। स्पर्म यूट्रस में अगर उसे एग को मिल रहे हैं तो वो फर्टिलाइज नहीं करेगा। फर्टिलाइजेशन सिर्फ ओविडक्ट में होती है, और ये क्वेश्चन पेपर में पूछते हैं कि वो कौन सा पार्ट है जिसमें फर्टिलाइजेशन होती है, तो आप बोलोगे फेलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट। ये मत बोलना यूट्रस। यूट्रस में इम्प्लांटेशन होता है, प्लेसेंटा भी यूट्रस के अंदर बनता है। ठीक है, बट फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब में होता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, द लास्ट टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत ही जरूरी है। वन थिंग इज पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। अगर हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं होंगे तो पॉपुलेशन, यहाँ पे हेल्थ का मतलब है वन थिंग इज कि रिप्रोडक्शन नहीं होगा अगर हेल्दी नहीं होंगे। सेकेंड थिंग इज कि अगर हेल्दी तो है तो पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगी, पॉपुलेशन बहुत ही बढ़ती जाएगी रिप्रोडक्शन से। सो और नेक्स्ट थिंग इज, एंड वन मोर थिंग इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। कुछ ऐसी डिजीजेस होती हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। कोरोना भी, उसके ऊपर भी रिसर्च चल रही है और कई कंट्रीज ने बोला कि कोविड भी सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज है, बट अभी आप उसको उसमें मेंशन नहीं करना। आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा कि कोई भी 2 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का नाम बताओ जो बैक्टीरिया से होता है, तो आप कहोगे गोनोरा एंड सिफाइलिस। और वायरस से जो होता है तो आप बोलोगे HIV एड्स। राइट। तो कुछ बैरियर मेथड्स होते हैं जिनको यूज करके हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से भी अपने आप को बचा सकते हैं और पॉपुलेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो फर्स्ट है इसके अंदर बैरियर मेथड। फर्स्ट इज बैरियर मेथड। बैरियर मेथड्स लाइक कॉन्डम्स, it is like a cap used by male or by female। फीमेल वेजाइना में यूज करते हैं और मेल पेनिस में।
और इससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से एक पर्सन दूसरे पर्सन से बच सकता है, प्लस जो सीमेन होता है वो उस कैप में कलेक्ट हो जाता है और वो फीमेल बॉडी में एंटर नहीं हो पाता, तो पॉपुलेशन भी कंट्रोल होती है। सेकेंड इज इंट्रायूट्रन डिवाइसेस, जिन्हें हम आईयूडीज बोलते हैं, लाइक कॉपर टी। ये एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो यूट्रस के अंदर प्लेस कर दिया जाता है। अगर एग फर्टिलाइज्ड एग बॉडी में आया तो वो कभी भी इम्प्लांट नहीं होगा यूट्रस में। तो कॉपर टी जो है वो इम्प्लांटेशन नहीं होने देती यूट्रस में, बट इसका एक ड्रॉबैक, इसका एक साइड इफेक्ट ये है कि ये कुछ फीमेल्स में इरिटेशन कॉज करता है यूट्रस के अंदर। नेक्स्ट इज ओरल पिल्स लाइक आई पिल, जो फीमेल बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस कॉज करती है, जिससे बॉडी में इम्प्लांटेशन नहीं होगा या फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो इसके भी साइड इफेक्ट्स हैं। एंड सर्जिकल मेथड, लास्ट होता है सर्जिकल मेथड, जिसमें दो चीजें होती है, ट्यूबेक्टॉमी एंड वेसेक्टॉमी। ट्यूबेक्टॉमी में सर्जरी से किया जाता है। ट्यूबेक्टॉमी में वो मेल्स में होता है, जिसमें जो ट्यूबेक्टॉमी फीमेल्स में होता है, जिसमें जो ट्यूब्स होती हैं, फिलोपियन ट्यूब, उसको कट कर देते हैं और यहाँ पे गांठ लगा देते हैं, तो जो एग है वो कभी यूट्रस में जा ही नहीं पाएगा। और मेल के अंदर होता है वेसेक्टॉमी, की जो वास्ट डिफरेंस है ना, उसको कट करके टाई कर देते हैं, कि जो स्पर्म्स हैं वो फर्दर आगे एंटर नहीं हो पाएंगे, जो स्पर्म्स हैं वो आगे नहीं जा पाएंगे। सो दिस इज बेसिकली ट्यूबेक्टॉमी वेसेक्टॉमी। ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ये एक बार करवाने के बाद कभी भी रिवर्स नहीं हो सकता। बट कॉन्डम्स, कॉपर टी, आई पिल, ये सब रिवर्सिबल है, कॉपर टी को रिमूव करवा सकते हैं, एंड कॉपर एंड कॉन्डम्स एंड आई पिल तो उसी टाइम पे ही यूज होता है। सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एक क्वेश्चन रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जरूर आता है। तो नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में, ये दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर बताऊंगी, और हेरिडिटी की वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपलोड की हुई है। होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप उसको शेयर कर सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो। थैंक यू।